हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज के सेशन 2 में आपका स्वागत है। आज के सेशन का हमारा विषय है राज्य व्यवस्था। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। भारत में विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूहों यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PVTGs देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। स्थिर या कम होती जनसंख्या PVTG के दर्जे के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। देश में अब तक 95 PVTGs आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं। PVTGs की सूची में इरूलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शंस हैं 1, 1, 2 और 3, B 2, 3 और 4, C 1, 2 और 4 या फिर D 1, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है C, यानी तीसरे कथन को छोड़कर सभी कथन सही हैं। प्रिय व्यूअर्स, इस सवाल को हम काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 2 बातें हैं। एक ये है कि इसमें ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकता है क्योंकि हर एक कथन किन्हीं 3 विकल्पों में जरूर है। दूसरी बात यह है कि पहले और तीसरे कथन में संख्या पूछी गई है और हम जानते हैं कि ऐसे कथन जिनमें संख्यात्मक तथ्य पूछा जाता है वे अक्सर गलत होते हैं। यहाँ संख्याओं को अक्सर बढ़ाकर ही लिखा जाता है। मोस्ट प्रोबेबली वजह ये हो सकती है कि UPSC स्टूडेंट्स की याद करने की क्षमता को नहीं बल्कि टेम्परामेंट को चेक करना चाहता है। दोस्तों, हमें पहले और तीसरे कथन के आसपास ही सोचने की जरूरत है क्योंकि जैसे ही हम गलत कथन को कैच कर लेते हैं हम उत्तर तक पहुँच जाएंगे। लेकिन हमें पहले PVTGs के बारे में कुछ पता होना चाहिए। दरअसल ये समूह जनजातीय समूहों में भी काफी पिछड़े होते हैं। वे अभी भी तकनीकी की पूर्व कृषि अवस्था यानी प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में जी रहे होते हैं। उनकी जनसंख्या वृद्धि या तो रुकी हुई होती है या कम हो रही होती है। उनकी शिक्षा का स्तर भी काफी नीचे होता है और अर्थव्यवस्था नाम मात्र की होती है। अब हम पहले कथन पर आते हैं। यहाँ बताया गया है कि देश के 18 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी में PVTGs रहते हैं। इस फैक्ट के सही होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि हम जानते हैं कि देश के ज्यादातर राज्यों में जनजातीय समूह रहते हैं। ऐसे में यह संख्या बढ़ाकर 28 नहीं की जा सकती क्योंकि यह भी सही है कि कुछ राज्यों में जनजातीय समूह है ही नहीं। उसमें भी यहाँ PVTGs की बात हो रही है यानी और अधिक पिछड़े समूह की। इसलिए पहला कथन सही है और सरकारी आंकड़ों की माने तब भी यही आंकड़ा सही है। तीसरे कथन की बात करें तो यह गलत है क्योंकि यहाँ संख्या को बढ़ाकर लिखा गया है। दरअसल ये 95 नहीं 75 है। जैसा कि आपको बताया गया था कि इस कथन के गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो गाइस, जैसे ही तीसरा कथन गलत होता है ऑप्शन A, B और D तीनों ही गलत हो जाते हैं और उत्तर होगा C। दरअसल इन समूहों को संरक्षण देने के लिए भी सरकार एक योजना लाई है जो कि 2019-20 से लागू हो चुकी है। सरकार का मानना है कि ये समूह ट्राइबल ग्रुप्स में भी काफी सुभेद्य होते हैं और बिल्कुल एकाकी जीवन जीते हैं और ये गांवों से दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। इस योजना में इन समूहों का विकास इस तरह किया जाएगा कि उनके सांस्कृतिक जीवन पर खतरा न हो और उनका हर तरह से विकास भी हो सके। इसमें कुछ खास पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा जैसे आजीविका तथा रोजगार के मौके, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता इत्यादि। तो इस तरह हमारा उत्तर C बिल्कुल सही है। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? ऑप्शंस हैं: ए, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बी, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। सी, देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। या फिर डी, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते। तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। प्रिय व्यूअर्स, इस प्रश्न को सरल की कैटेगरी में रखा जा सकता है। सवाल में अनुच्छेद 142 के बारे में पूछा गया है और दिए गए विकल्पों में केवल सुप्रीम कोर्ट से जुड़े अनुच्छेद ही अनुच्छेद 142 के आसपास नजर आते हैं। अब हम एक एक विकल्प को देखते हैं। फ्रेंड्स, वित्तीय आपातकाल का संबंध अनुच्छेद 360 से है। भाषा के स्तर पर भी यह कथन गलत है, क्योंकि हमारा संविधान भारत के राष्ट्रपति को इस बात की इजाजत नहीं देता कि वह मंत्रिमंडल की सलाह के बिना देश में वित्तीय आपातकाल घोषित कर दें। इसका आधार अनुच्छेद 74 है, जो साफ कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। चुनाव आयोग से संबंध में प्रावधानों का जिक्र अनुच्छेद 324 से 329 के बीच किया गया है, इसलिए यह विकल्प भी गलत हो जाता है। अब इस कथन के संबंध में कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला यह है कि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है जो यह कहता हो कि अगर कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए भारत का निर्वाचन आयोग कोई फैसला लेता है तो उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा है कि निश्चित रूप से चुनाव के पास एब्सोल्यूट पावर्स हैं, लेकिन चुनाव आयोग को भी संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही फैसले लेने होंगे। तीसरी बात, 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में साफ है कि न्यायोचित ढंग से और सत्यनिष्ठा से लिए गए चुनाव आयोग के किसी निर्णय पर याचिका या अभियोजन नहीं लगाया जा सकता। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग के फैसलों को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। चौथे विकल्प की बात करें तो यहाँ राष्ट्रपति शब्द होना चाहिए, क्योंकि संविधान स्पष्ट करता है कि कुछ ऐसे विषय भी हैं जो राज्य सूची में हैं, लेकिन उन पर राज्य विधानमंडल तभी कानून बना सकता है जब उसके लिए राष्ट्रपति ने पूर्वानुमति दे दी हो। अनुच्छेद 304 में क्लियर है कि कोई राज्य अगर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर किसी तरह का अंकुश लगाता है तो ऐसा करने के लिए राज्य विधानमंडल में जो विधेयक लाया जाएगा उसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए होती है। अब हम इस प्रश्न के उत्तर यानी विकल्प बी पर आते हैं, लेकिन इससे पहले हम प्रश्न को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सवाल में कहा गया है कि अगर किसी कानून में किसी तरह के प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शंस या उसके कुछ प्रावधान हैं तो ऐसा संभव है कि अनुच्छेद 142 के तहत वे प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शंस की तरह काम नहीं करें। अब हम अनुच्छेद 142 को समझेंगे। अनुच्छेद 142 की भाषा कहती है कि मान लीजिए उच्चतम न्यायालय के सामने कोई मामला आता है जिसमें कोर्ट को यह लगे कि यहाँ पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस देने की जरूरत है, तो वह डिक्री या आदेश पारित कर सकती है। अब इस डिक्री को पूरे भारत में लागू किया जाएगा और यह संसद कानून बनाकर लागू करेगी, और अगर नहीं तो राष्ट्रपति इसके लिए आदेश पारित करेंगे। यानी अनुच्छेद 142 का सार यह है कि अगर उच्चतम न्यायालय को अपनी शक्तियों का प्रयोग करना हो तो वह संसदीय कानून के प्रति बाध्य नहीं है। कभी कभी इस डिक्री का दर्जा संसद के किसी कानून से भी ऊपर हो जाता है। इसका उदाहरण है जब सुप्रीम कोर्ट के सामने यूनियन कार्बाइड का केस आया था, तब कोर्ट को यह महसूस हुआ कि भोपाल गैस त्रासदी में जो लोग हताहत हुए थे उन्हें पूर्ण न्याय देने की जरूरत है। इसे देखते हुए कोर्ट ने पीड़ितों के लिए $470 मिलियन की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था। इस मामले में कोर्ट ने यह भी कहा था कि किसी कानून के प्रावधान या उसके निर्बंधन अथवा परिसीमाएं इप्सो फैक्टो नहीं हो सकते, यानी जिस रूप में वे लिखे गए हैं जरूरी नहीं वे शब्दशः लागू भी हों। अतः हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी। अब बारी है अगले प्रश्न की। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 25 या फिर डी अनुच्छेद 29। तो इसका सही उत्तर है बी यानी अनुच्छेद 21। प्रिय व्यूअर्स, यहाँ विकल्पों में दिए गए दो ही अनुच्छेद ऐसे हैं जो स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं।
अनुच्छेद 19 और 21। अनुच्छेद 19 में नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपने आप को किसी भी तरह व्यक्त कर सकें, यानी यह अनुच्छेद नागरिकों की वाक स्वतंत्रता से जुड़े अधिकारों का संरक्षण करता है। इसलिए विकल्प ए गलत हो जाता है। निश्चित रूप से यहाँ इस प्रश्न का विश्लेषण किया जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति इस बात की इच्छा जताता है कि उसे किसी व्यक्ति विशेष से विवाह करना है, तो यह उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो कि अनुच्छेद 19 का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन सवाल में इच्छा अनुसार विवाह करने की बात है, यह भी कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति को ही बताता है। लेकिन मामला जब दैहिक स्वतंत्रता का है तो यह मूल रूप से अनुच्छेद 21 का ही हिस्सा माना जाएगा। दरअसल अनुच्छेद 21 में इस तरह के किसी अधिकार को लिखित नहीं किया गया है। यह बहुत ही व्यापक अधिकार है, जिसमें क्या क्या शामिल है और होगा, इस बात की व्याख्या भारत की न्यायपालिका ने ही की है। अब सवाल है कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है। अनुच्छेद 21 में लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं, यानी सभी लोगों को मन मुताबिक जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है जिसमें न्यायपालिका उसे मृत्यु दंड सुनाती है और उस आधार पर उसे मृत्यु दी जाती है, तो माना जाएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बाद ही उस व्यक्ति को प्राण के अधिकार से वंचित किया गया है। इस अनुच्छेद में कौन कौन से अधिकार शामिल हो सकते हैं, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार व्याख्या की है, जिसके बाद कुछ अधिकारों को इस अनुच्छेद का हिस्सा माना जाता है, जैसे इच्छा अनुसार विवाह करने का अधिकार, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार इत्यादि। दोस्तों, अब हम बाकी के दो अनुच्छेदों पर भी कुछ जान लेते हैं। अनुच्छेद 25 जहां धर्म से जुड़ा हुआ मूल अधिकार है, तो वहीं अनुच्छेद 29 संस्कृति और शिक्षा से जुड़ा मूल अधिकार है। अनुच्छेद 25 किसी भी व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता देता है कि वह अपने मन मुताबिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका आचरण कर सकता है, यानी उसके किसी भी विधि विधान को मान सकता है और उस धर्म को जिसे वह मानता है या किसी धर्म को जिसे नहीं भी मानता उसका प्रचार कर सकता है। एक बात और कि यह अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी दिया गया है। हमारा संविधान यहाँ कुछ निर्बंधन भी लगाता है, जैसे लोगों को धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता तो है, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर और सदाचार यानी मोरालिटी के दायरे में रहना होगा। अब अनुच्छेद 29 पर आते हैं। यह अनुच्छेद देश के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, यानी यह मूल अधिकार देश के नागरिकों को ही दिया गया है। दोस्तों, इस अनुच्छेद में दो खंड हैं। खंड 1 कहता है कि देश के लोगों का कोई वर्ग जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, तो उस वर्ग को उन सभी का संरक्षण करने का अधिकार है। इसका दूसरा खंड कहता है कि अगर कोई शिक्षा संस्थान इस तरह का है कि उसे राज्य पोषित करता है या उसे सहायता देता है, तो उसमें प्रवेश लेने से किसी भी नागरिक को इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि वह किसी खास धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी से भी संबंध रखता है। तो इस तरह हमारा सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अब अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी या फिर डी मोरारजी देसाई। तो सही उत्तर है ए यानी जवाहरलाल नेहरू। प्रिय व्यूअर्स, यह एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और इसे अटेम्प्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 9वीं अनुसूची को किस साल संविधान में ऐड किया गया था और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों, संविधान में 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए जोड़ा गया था और इस संशोधन अधिनियम को लागू 18 जून 1951 के दिन किया गया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक रहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अब हम यहाँ क्वेश्चन के नेचर की बात करते हैं। दरअसल यहाँ पूछा गया है कि 9वीं अनुसूची को कब संविधान में जोड़ा गया था, यानी पहला संविधान संशोधन कब लागू हुआ। यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है वह यह है कि किसी अधिनियम का अधिनियमित होना और उसका लागू होना दोनों में अंतर है। कोई अधिनियम उस तारीख से अधिनियमित यानी एनेक्टेड माना जाता है जिस दिन राष्ट्रपति या राज्यपाल उस अधिनियम को अपनी अनुमति दे देते हैं, जबकि कोई अधिनियम उस तारीख से लागू यानी इन्फोर्स्ड माना जाता है जिस तारीख से केंद्र सरकार या राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन में उसके लागू होने की घोषणा करती है।
कभी कभी कानूनों के अधिनियमित होने और लागू होने की तारीख एक ही होती है, हालांकि ज्यादातर कानूनों में इन दोनों तारीखों में अंतर होता है। अब पहले संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो इसे 10 मई 1951 के दिन जवाहरलाल नेहरू ने अपनी अनुमति यानी एसेंट दी थी, जबकि इसे लागू 18 जून 1951 को किया गया था। इसी संशोधन अधिनियम के जरिए संविधान में अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए थे। 9वीं अनुसूची और अनुच्छेद 31B का सीधा संबंध है। इस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई कि 9वीं अनुसूची में अगर किसी भी अधिनियम, विनियम या उपबंध को जोड़ दिया जाता है तो उसे इस आधार पर असंवैधानिक या शून्य घोषित नहीं किया जा सकता कि वह भाग 3 का किसी भी स्तर पर उल्लंघन करता है, यानी उस अधिनियम की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि 9वीं अनुसूची में जोड़े गए किसी भी कानून या विनियम की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे की अवसंरचना का हवाला दिया था, जिसे केशवानंद भारती मामले में कोर्ट ने निर्धारित किया था। कोहेलो मामले में कोर्ट ने कहा था कि 9वीं अनुसूची में किसी कानून को जोड़ना संवैधानिक नहीं है, लेकिन संविधान की मूल भावना पर आघात करने वाली किसी भी विधि की समीक्षा की जा सकती है, भले ही वह 9वीं अनुसूची का ही मामला क्यों ना हो। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है A यानी जवाहरलाल नेहरू। अब हमारा आज का 5वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। तो ऑप्शंस हैं A पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, B राजमन्नार समिति 1969, C सरकारिया आयोग 1983 या फिर D संविधान के कार्यकाल की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग सन 2000। तो इसका सही उत्तर है C यानी सरकारिया आयोग 1983। प्रिय व्यूअर्स, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को मजबूत करने और दोनों के बीच चलने वाले हमेशा के विवादों को सुलझाने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। इसके लिए अभी तक कई आयोगों का गठन किया गया है। इनमें राजमन्नार आयोग, सरकारिया आयोग आदि कुछ खास रहे हैं। हम जानते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच ज्यादातर राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रपति शासन या वित्त आवंटन को लेकर ही विवाद रहता है। चूंकि संविधान ऐसा प्रावधान करता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो इस वजह से ऐसा माना जाता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर ही राज्य में काम करते हैं। कभी कभी ऐसे मसले सामने आए हैं जब राज्यपाल ने किसी विषय पर राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिशों को न मानते हुए उस पर अपने स्वविवेक से निर्णय लिया है। यह भी सही है कि केंद्र में दूसरे दल की सरकार आने पर एक बार में कई राज्यों के राज्यपालों को पद से हटा दिया गया। यहाँ आरोप यह रहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति ने उन्हें पद से हटाया है या उन राज्यपालों से इस्तीफे मांगे गए। निश्चित रूप से राज्यों में नए चुनावों के बाद या गठबंधन व्यवस्था के चलते कई बार ऐसी स्थितियां बनी हैं जब राज्यपाल की भूमिका एम्पायर की होती है, तब उन्हें स्वविवेक पर फैसले लेने होते हैं। इन स्थितियों में ऐसा भी देखने में आया है जब राज्यपाल ने लोकतंत्र की मूल भावना से बाहर जाते हुए निर्णय लिए हैं। ओवरऑल यह माना जाता है कि राज्यपाल की स्थिति में राज्यपाल और केंद्र सरकार का सीधा नेक्सस काम करता है। इसलिए राज्यपाल जो भी निर्णय ले वे संविधान के दायरे में हो, संविधान की मूल भावना को ठेस न पहुंचाएं और लोकतंत्र की भावना का पूरा ख्याल रखा जाए। इसके लिए सरकारिया आयोग ने राज्यपाल के संदर्भ में कुछ सिफारिशें दी थीं, जैसे जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जानी है वह उस राज्य से न हो, वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, वह एक तटस्थ व्यक्ति हो, उसका राजनीति से कोई संबंध न हो और पिछले कुछ वर्षों में उसने राजनीति में भाग न लिया हो। दरअसल इन सिफारिशों के पीछे मंशा यह थी कि राज्यपाल संविधान के संरक्षक के तौर पर काम करे, राज्य के हित में फैसले ले और जो भी निर्णय वह ले उसमें वह दुर्भावना या पूर्वाग्रह की स्थिति में न हो। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प C यानी सरकारिया आयोग 1983 होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।